जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस पेपर जो कि अगस्त में आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं। एसएससी जीएल 10+2 एनटीपीसी भी अब शुरू हो गया है जुलाई से। तो इन सारे एग्जामों में किस तरह के पेपर बनते हैं, किस तरह के सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक स्लोगन के साथ कि सफलता बार बार और प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। छोटे छोटे प्रयास आप करते जाइए, हर एक दिन की स्ट्रेटजी आपके काम आती है और सफलता में सहायक सिद्ध होती है। वो असफल प्रयास भी सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। आपने प्रयास किया, आप सफल नहीं हुए, लेकिन उस असफलता से आपने कुछ ना कुछ सीखा। समझिए अपने आप को कि हमारी गलती कहाँ रही, हमने कमी कहाँ की, उस कमी को रिमूव करिए, दूर करिए और एक दिन आप सफल बनेंगे, नो डाउट। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है और ये पहला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है। कैसे इन सवालों को बनाते हैं, क्या अप्रोच रखते हैं, खुद से एक बार बनाने की कोशिश करिए। आपका आंसर आ चुका होगा। 2 इज द राइट आंसर। आप देख के बता सकते हो, आप सवाल को देख के बता सकते हो कि 2 सवाल का उत्तर है, यानी 2 इस सवाल का राइट आंसर है। ये बात आप देख के बता सकते हैं। कैसे, समझो जरा। देखिए वो थीटा की वो वैल्यू जिससे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए, यहां पर थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपसे साइन की पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 100 थीटा का मान आपसे पूछा गया है। आप सोचिए वो थीटा का वो मान जिसपे साइन और कॉसेक बराबर बराबर देते हो। तो आप कहोगे थीटा यदि हम 90 यहां रख देते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है और कॉसेक 90 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप 1 की पावर कुछ भी करो, यहां पे भी 90 रखेंगे तो 1 आएगा। 1 की पावर 100 हो, कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। यहां पे भी 1 की पावर 100 ही रहेगा, डजंट मैटर। तो आप समझ सकते हैं 1 + 1 यानी 2 इस सवाल का आंसर होगा। इसी तरह पे जिस तरह से साइन कॉसेक पे सवाल बना, इसी तरह से tan कॉट पे भी सवाल बनता है, लेकिन वहां पर थीटा की वैल्यू बदल जाती है। जनाब जानिए इस बात को। जैसे जिस तरह से साइन कॉसेक का पेयर बनता है और वैल्यू 2 आई है और वहां भी 2 आता है। देखिए कैसे सवाल ऐसे बनता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 1/10 भी लिख देते हैं यहां पर, इज इक्वल टू 2। इस कॉट थीटा को कभी कदर 1/10 थीटा लिख देते हैं और 1/10 थीटा आप जानते हो कॉट थीटा होता है। तो अच्छा पूछा क्या जाएगा आपसे यहां से ये पूछा जाएगा कि 10 की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा का मान बताओ, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अब आपको ये सोचना है यहां पर कि थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू ले जिससे दोनों तरफ वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। तो आप कहोगे अब यहां थीटा हम 45 ले लें। थीटा कितना ले लें, 45। जैसे आप थीटा 45 लेंगे, फिर थीटा 45 लेंगे तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और cot 45 भी क्या होता है, 1। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यहां भी 1 की पावर 100, 1 की पावर 100, इसका भी आंसर कितना है, 2। तो ऐसे कुछ पेयरिंग है। यही एक अलजेब्रा में भी सवाल बनता है, इसी तरह का अलजेब्रा में भी एक सवाल बनता है। ये बात जान रहे होगे हम किस सवाल की बात कर रहे हैं कि x + 1/x इज इक्वल टू 2, और आपसे पूछ लेता है कि x की पावर 100 या 109 प्लस 1/x की पावर 209, डिफरेंट भी पावर हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका आंसर पूछा जाएगा। इस सवाल का भी आंसर कितना है, 2 इस सवाल का उत्तर है। क्यों, क्योंकि x का वो मान जिससे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, x का वो मान जिससे ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड का। x का वो मान जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, आपको बस इतना सोच लेना है। तो x का मान पता चल गया क्या, 1 रख दो, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और आप यहां देखोगे 1 की पावर 109 और यहां पे भी 1 की पावर 209। अरे 1/, से कुछ नहीं फर्क पड़ता पावर। इसका भी आंसर कितना है, 2 आंसर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं। बस आपको ध्यान कहां देना है, आपको ध्यान कहां देना है, अलजेब्रा में जब पावर निगेटिव आ जाती है तब ध्यान देना। और सवाल कुछ इस तरह से बन जाता है कि x + 1/x इज इक्वल टू -2। अब हम समझ गए कि यहां पर ये क्वेश्चन तब सेटिस्फाई होगी जब x इज इक्वल टू 1 नहीं -1 होगा। और अब एक पावर आपसे ऑड दे दे और एक पावर आपको इवन दे दे। एक पावर ये तो इवन दे दी और एक पावर आपको ऑड दे दे और अब पूछ लें। तो अब इस सवाल का उत्तर 2 नहीं है। आप ये मत सोच लेना सर ने बताया ऐसे सवालों में हमेशा वही आता जो लिखा होता -2 आप लिख दो, नहीं।
अब आपको ये देखना है कि देखो ये x की जगह आप -1 रखोगे और नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड होता है तो वो नेगेटिव देता है, और नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होता है तो वो पॉजिटिव देता है। यहां से ये नेगेटिव नंबर है, पावर इवन है, यहां से वैल्यू +1 मिलेगी, यहां से वैल्यू -1 मिलेगी, कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो कुछ ऐसे फॉर्मेट हैं जो हर वक्त हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है। आप ये समझिए, आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आपका 1 नंबर यहां से पक्का हो गया है। मैं सच बता रहा हूं, मैंने श्रृंखला इसीलिए शुरुआत की है कि वो बच्चे, चूंकि अब सिलेबस तो अगस्त तक हो नहीं सकता है, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस तो पढ़ा नहीं सकता हूं, तो इन टेस्ट पेपर के माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे हैं या जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं हमसे या किसी भी टीचर्स नहीं पढ़े हैं, वो इस ऑनलाइन माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंच जाए। और एक चीज और, आप वीडियो पूरा देखिए तब आप समझ पाओगे मुझे कि क्या चीज है, क्या लेवल है, क्या कॉन्सेप्ट है। आप 2, 3, 4 मिनट का वीडियो देख करके आप चीजों को नहीं समझ सकते। बात मेरी समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखो ये एवरेज का सवाल है, एवरेज का सवाल है। पहले तो खुद से ट्राई करो, पहले तो खुद से ट्राई करो कैसे सवालों को बनाएं। हालांकि इन सवालों को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे, ज्यादा मेथड बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। एक बेसिक और यूनिक तरीका हम यहां से बताएंगे आपको कि इसका बेसिक तरीका क्या होता है, ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं। क्लियर? सवाल पढ़ लिया होगा। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 12 रिजल्ट इज 18, देन द 13th रिजल्ट इज 13वां मान क्या है? 25 परिणामों का औसत 20 है, 12 परिणामों का औसत 15 है, अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है, 13वें परिणाम का मान क्या है? ये बात आपको बतानी है। चल, पहले तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही नॉर्मल है, डिजिट भी ज्यादा कोई भयंकर नहीं है। 25 परिणामों का यदि औसत 20 है तो मुझे बता सकते हैं इन 25 परिणामों का सम क्या होगा। आप कहोगे इन 25 परिणामों का जो सम होगा, इन 25 परिणामों का जो सम होगा, तो आप जानते हो 25 गुणे 20 होगा, यानी कि 500 होगा। क्या होगा? 500 होगा। 12 परिणामों का औसत 15 है, 12 परिणामों का औसत 15 है, तो क्या इनका सम आप बता सकते हैं? 12 गुणे 15 होगा। 12 गुणे 15 कौन नहीं जानता 180 होता है। 12 गुणे 15 कौन नहीं जानता 180 होता है। फिर से अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है, लास्ट 12 का 18 है, लास्ट 12 का 18 है। आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18 3 21। अब आप देखेंगे यदि आप शुरू के 12 और लास्ट के 12 यदि आप ऐड करेंगे, शुरू के 12 और लास्ट के 12 इन परिणामों को यदि आप ऐड करेंगे तो यहां से मिलेगा आपको कितना? यहां से आपको मिलेगा 396। कितना मिलेगा? 396। लेकिन ये 14 परिणाम ही होंगे, यानी 15वां परिणाम कहां छिपा है? 15वां परिणाम कहां छिपा है? 15वां परिणाम यहां छिपा है। कहां छिपा है? यहां। 12 12 24 परिणाम हो गए, सॉरी 24 परिणाम यहां हो गए। जो एक लास्ट का जो बीच का 13वां परिणाम है, जो बीच का 13वां परिणाम है, वो कहां छिपा है? यहां। तो क्यों ना हम इस 500 से 396 घटा दें, पता चल जाएगा 104 आ जाएगा डिफरेंस। ये इस सवाल का उत्तर होगा। ये एक बेसिक मेथड है। हालांकि आप इनके एवरेज को कंपेयर करके भी कर सकते हैं, अभी हम वो आपको नहीं बताएंगे, जब कभी चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि आप अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस बात को, इस बेसिक मेथड को आप समझिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप कहें तो एक बार फिर से बता दें, 25 परिणामों का औसत 20 है तो सम कितना? 500। 12 परिणामों का औसत 15 है तो सम कितना? 180। फिर से 12 परिणामों का औसत 18 है, परिणाम कितना? 216। इनको ऐड किया, 24 परिणामों का औसत 396 आ गया। एक परिणाम जो छिपा हुआ है वो कहां है? 500 में। 500 से 396 घटा दिया, कितना आ गया? 104। बात समझ पाए होगे आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए जनाब, बताइए सवाल का उत्तर क्या है। इस सवाल का आंसर बताइए क्या है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है? What is the smallest 6-digit number that is completely divisible by 108?
आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन के लिए सोच रहे हैं तो बहुत गलत हैं आप। बहुत आसानी से सवाल को लगाया जा सकता है। ये नंबर सिस्टम या कोई भी चैप्टर हो, आप देख करके टिक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो हकीकत से परे हैं, ये मैथ्स हकीकत से परे है। आप कैलकुलेशन करने लगते हैं, मैं तो कहता हूं 50-60% आप जुगाड़ फिट करके कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं मैथ्स में। और करते ही बच्चे हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, जो समझदार हैं, जो अच्छा जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो सॉल्व करते ही नहीं मैथ्स को हैं। आप इस सवाल में देखिए क्या जुगाड़ फिट करते हैं। 108 से जो नंबर डिविजिबल होगा, जो 108 से डिविजिबल होगा, वो नंबर क्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा? जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए अंकों का योग करते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी में अंकों का योग करते हैं, यानी कि 3 से वही डिविजिबल नंबर बनेगा जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता होगा। और सेम कंडीशन 9 की भी है। भैया हमें 108 से डिविजिबल बनाना है नंबर, हमें तो 108 से नंबर को डिविजिबल वो संख्या चाहिए जो 108 से कट जाए, 108 से भाग दें उसको, पूरा पूरा कट जाए। तो हमने कहा यदि 108 से पूरा पूरा कट रहा होगा तो 9 से भी तो कट रहा होगा, 3 से भी कट रहा होगा। भैया ये नंबर तो 3 से कट नहीं रहा है, क्योंकि 3 1 4 इसके अंकों का सम 4 है, ये 5 है इसके अंकों का सम, ये तो कट नहीं रहा, ये तो 7 है। बस एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 4, जो संख्या 3 से भी कट रही है, संख्या 9 से भी कट रही है, संख्या 108 से भी कट रही है। 4th इज द राइट आंसर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो, देख लो, ऐसे देख करके सवाल को टिक कर दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बनाइए, वर्क एंड टाइम का है। A can do a job in 10 days and B can do the same job in 15 days. They start working together, but B leaves after 5 days. How many more days A want to finish the work? A किसी कार्य को 10 दिनों में, B उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, किंतु B ने 5 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। B ने 5 दिनों बाद काम करना छोड़ दिया। अब A कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा? शेष कार्य को पूरा करेगा। क्या करते हो आप इन सवालों में? आप मुझे बताइए क्या करते हो इन सवालों में। मैं तो कहता हूं कि पहले ये जानो काम कितना है। A किसी काम को यदि 10 दिन में कर सकता है, A किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बिल्कुल सही। B उसी काम को करे तो कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। हमने कहा काम कितना है, आपने कहा काम तो इनका एलसीएम होता है। काम बताओ कितना है, आपने कहा वर्क तो इनका एलसीएम होता है। मैंने कहा काम 15 और 10 का एलसीएम 30 है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क तो 30 है। यदि 30 वर्क है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? यानी कि कैपेसिटी कैसे निकलती है? जब 10 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, इसकी कैपेसिटी 2 आ जाएगी। पक्का? अब उन्होंने 7 काम शुरू किया। यदि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया है तो किस ताकत से काम शुरू किया होगा? 5 की ताकत से। 5 की ताकत से काम शुरू किया। ये क्या है? ये है आपके पास पावर। ये क्या है? ये है आपका टाइम। और पावर इंटू टाइम क्या होता है? वर्ग। 5 की ताकत से काम करना शुरू किया। कितने दिन तक किया? बी ने 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, यानी बी 5 दिन तक साथ रहा। काम हुआ कितना? काम हुआ 25, जबकि था कितना? 30, बचा कितना? 5। अब इस शेष काम को कौन करेगा? इस शेष काम को भैया करेंगे ए। क्यों? क्योंकि बी तो छोड़ के चल दिए। बी ने काम को छोड़ दिया, बी बेवफा निकला। ए कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा? बी तो अब रहा नहीं मैदान में। ए अपनी ताकत लगा देगा, ए अपनी पावर लगा देगा। 3 की पावर से 5 काम को करेगा। 5/3 दिन लगेंगे। 5/3 का मतलब है 5/3 का मतलब है 1 सही 2/3। 3 एकम 3 2 5, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, हमसे यहां से ये पूछ ले कि टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे टोटल टाइम के लिए 5 दिन वो जब दोनों साथ में काम किए, और 1 सही 2/3 दिन ये, तो 6 सही 2/3 दिन टोटल टाइम लगा। 2 तरह के सवाल बनते हैं, टोटल टाइम भी पूछ लेता है, और बी ने या ए ने कितने दिन काम किया एक्स्ट्रा, ये भी पूछा जा सकता है। चलो आगे देखो, ये सवाल देखो। इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप? नंबर सिस्टम का सवाल है ये। कह रहे हैं 252
की पावर 126 प्लस 244 की पावर 152 को 10 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ओहो, 10 से भाग कर रहे हैं, 10 से भाग कर रहे हैं मतलब यूनिट डिजिट आपको चाहिए, क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी का फंडा ये है, यदि आपको 10 से भाग किया जाए किसी भी नंबर में और यूनिट डिजिट पूछा जाए, मतलब रिमाइंडर पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू रिमाइंडर। जब भी 10 से भाग करना हो और शेषफल पूछा जाए, मतलब शेषफल इज इक्वल टू रिमाइंडर। शेषफल को तो हिंदी में रिमाइंडर ही कहते, इंग्लिश में रिमाइंडर ही कहते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट इसका मतलब है यूनिट डिजिट। ये बात बस ध्यान रखो, आपको बस यूनिट डिजिट निकालना है इसका। ये बात नहीं समझे, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई नंबर है, मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है। आपने कहा इसका यूनिट डिजिट तो 2 है, मजाक क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो 10 से भाग लगा के रिमाइंडर इसका निकालना है। सर वही तो रिमाइंडर ही है, जो आपने यूनिट डिजिट लिखा है ना, वही तो रिमाइंडर ही है। नहीं करके दिखाइए, नहीं करके दिखाइए सर, समझे नहीं हम तो। लो करके देख लो भैया, क्या है? यही तो रिमाइंडर है, जो यूनिट डिजिट है वही तो रिमाइंडर है। जब भी 10 से भाग देते हैं तो जो यूनिट डिजिट होता है वही तो रिमाइंडर होता है। चलो अब आपको सिर्फ क्या निकालना है? अब आपको यूनिट डिजिट निकालना है, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यूनिट डिजिट निकालना है, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहां से यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? यहां से 2 की पावर कितना है? यहां से 2 की पावर कितना है? 126 प्लस यहां से 4 की पावर कितना है? 152। फालतू के नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इस 24 को हटाओ, कोई काम नहीं इसका। इस 25 को हटाओ, क्योंकि यूनिट डिजिट ही तो निकालना है। साथ ही साथ 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। मैं आपको बता दूं, 2, 7, 8 और 9, 2, 3, 2, 7, 8, 3, इन सब की साइक्लिसिटी कितनी होती है? इन सब की साइक्लिसिटी 4 होती है। यानी कि हम 4 से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं? 4 से भाग लगाते हैं। बाकी 1, 0, 6, 5 इनका यूनिट डिजिट हमेशा, पावर कुछ भी हो, यही इनका यूनिट डिजिट होता है। जबकि 4 और 9 में क्या करते हैं? इवन ऑड का फंडा चलता है। 4, 9 में क्या होता है? इवन ऑड का फंडा चलता है। ये बात आपको समझनी है। नहीं आप जानते, इसी वीडियो में यहीं पर, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस पड़े हैं नंबर सिस्टम के, यूनिट डिजिट के, वहां से आप समझ सकते हैं, सब पढ़ाया हुआ है। तो अब आप समझो जरा यहां से। तो हमने कहा बस इसका ये ले लो, लास्ट का 2 डिजिट ले लो, काम खत्म। हालांकि इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें हम ऐसे ही बता सकते हैं। तो यहां से रिमाइंडर देखिए कितना आएगा। 4 से भाग लगाओगे 2 बचेगा, यानी 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 चलो लिख देते हैं। और यहां पर इवन है, इवन का मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 4 की पावर 1 कितना होता है? 4, 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 का मतलब 6 होता है। तो यहां से 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10, 10 का मतलब 0, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। इसका 0 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, कुछ नहीं करने की जरूरत। देखिए सिंपल सा परसेंटेज बोलिए या रेशियो बोलिए, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। The ratio of the number of the boys and girls in school is 8:12. If 50% of boys and 25% of girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? आपको ये बताना है कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये रेशियो और सॉल्व हो जाएगा। ये रेशियो और सॉल्व करो, इसको 8, 12 को और सॉल्व करो। अरे 8, 12 को और सॉल्व कर लो ना। 8, 12 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? आप बोलोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2:3 लिखा है सच पूछा जाए तो। टोटल कितना होता है? 5। अच्छा पहले क्या है? पहले लड़के हैं, यानी पहले बॉयज हैं और फिर क्या है? गर्ल्स हैं। बॉयज कितने परसेंट पा रहे हैं? 50% लड़कों को स्कॉलर मिल रहा है। तो कितने प्रतिशत बच्चों को, कितने परसेंट बॉयज को नहीं मिल रहा है? भैया टोटल तो 100 ही होता है। टोटल तो 100 ही होता है। लड़के अपने आप में 100%, लड़कियां भी अपने आप में 100%। आप 50% को मिल रहा है, 50% बॉयज को स्कॉलर मिल रहा है, तो 50% ऐसे बचे जिनको स्कॉलर नहीं मिल रहा है। तो 50% ऐसे बचे जिनको स्कॉलर नहीं मिल रहा है, तो 50 का गुणा। बाकी गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 25% है जिनको स्कॉलर मिला, तो 75% ऐसी है जिनको स्कॉलर नहीं मिला, तो 75 का गुणा कर देते हैं। यहां पर ये कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा, यहां प्लस का साइन रहेगा, ये 100 आ जाएगा। ये 75 कितना होता है? 225, ठीक है। और
टोटल मुझे बताना है, टोटल x मान लिया, इनको जोड़ोगे तो 325 आ जाएगा। 325 का भाग किस में लगेगा? 5 में। कितनी बार जाएगा? 5 छके 30, 2 बचा 5 25। 65% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिल रहा है। 65% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिल रहा है। क्लियर? चलो देखो ये क्या है, ये प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर में आप ये सोचो कि नहीं हमें बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए दूध पानी के तरीके से, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब आप चीजों को समझ पा रहे हो। यहां पर हम सिर्फ अपना रिदम बना रहे हैं, चीजों को हल्के से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों ने कभी पढ़ी हुई है उनके लिए रिवीजन है, वो भी क्विक रिवीजन। समझ रहे होंगे आप। देखिए ये एलिगेशन का सवाल है। रेशियो भी इसमें सिंपल सा रेशियो, कई तरीके से सवाल को किया जा सकता है। कनस्तर में 3:1 के रेशियो में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात क्या होगा? आप मुझे ये बताइए मिल्क एंड वाटर का रेशियो है कितना? मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:1 और टोटल कितना है? टोटल है 36 लीटर, टोटल है 36 लीटर। यहां से टोटल करो 4। अच्छा, जिसको हम 4 बोल रहे हैं, जिसको हम 4 यूनिट बोल रहे हैं, वो उसको 36 बोल रहे हैं। तो जिसको हम 1 बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 नीम 36, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 9। जब 1 की वैल्यू 9 लीटर है तो 3 की वैल्यू कितने लीटर है? 27 लीटर। और यहां कितना? 9 लीटर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 36 लीटर टोटल में 27 लीटर दूध है, 9 लीटर पानी है। पहले ये तो जानो कि इस 36 लीटर टोटल में कितना दूध है और कितना पानी। तो इसमें 27 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी। तो अब आप बताइए क्या मिला रहे हो भैया? कनस्तर में आप 15 लीटर दूध और मिला रहे हो। जनाब एक चीज याद रखना, मिश्रण में जब भी कोई चीज मिलाते हैं तो दूध मिला रहे हैं तो दूध दूध में जाके मिलता है, पानी मिला रहे हैं तो पानी पानी में जाके मिलता है। तो अब आप जो 15 लीटर दूध एक्स्ट्रा मिला रहे हो ना, तो वो 15 लीटर इस 27 में जाके मिलेगा और इस 9 में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। फाइनली आप देखोगे इस 9 में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी 0 लीटर मिलेगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यहां से आ जाएगा 42 और यहां से आ जाएगा 9। अभी आप इसको काट सकते हो 3 से, तो 14 तिहाई 42 और 3 त्रिका 9, 14:3। बी इज द राइट ऑप्शन। 14:3 यानी बी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखना, जब भी हम मिश्रण में दूध मिलाते हैं तो दूध दूध में जाके मिलता है, पानी मिला रहे पानी पानी में जाके मिलता है। ये बात आप समझ लियो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ो। ये देखो सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। कैसे बनाते हो इन सवालों को आप इन सवालों को कैसे बनाते हो बताओ? The CP of 10 articles is equal to the SP of 15 articles. What is the profit or loss percentage? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? मुझे लगता है कि आप इस सवाल का आंसर देख के बता सकते हैं। आप अभी भी आंसर नहीं दे पाए हैं तो समझिए। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हमने कहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में सीपी। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस यानी एसपी के बराबर है। आप इसको काट दो, काट सकते हो। कैसे? 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा आप मुझे बता सकते हो कितना आएगा? 3:2। यानी आपने 3 की खरीदी है, 2 की बेचना है, ये तो घाटा हो गया। 3 की खरीद के 2 में बेची, ये तो घाटा हो गया 1 का। इस घाटे का परसेंटेज निकाल लो, इस घाटे का परसेंटेज निकाल लो। ये परसेंटेज तो सीपी पर निकलता है, चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा, परसेंटेज तो हमेशा सीपी पर निकलता है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, परसेंटेज तो हमेशा सीपी पर निकलता है। सीपी का मतलब 3 और 1/3 का मतलब आप जानते हो, नहीं जानते हो तो 100 का गुणा कर लो, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकलता है। 33.33%, 33.33%, यानी 4th हमारा आंसर चला जाएगा। 4th इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए ये सवाल कैसे करेंगे? क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया, शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। अगर अब उसके पास 7200 रुपए बचे हैं तो उसकी आय कितनी है? 10% दे दिया, बचा कितना? 90%।
फिर 20% दे दिया, आप कितना बचा 80%, 9 अट्ठे 72, 72 बराबर 72, 10,000 सवाल का उत्तर है। ये बात आप नहीं समझ पाए तो कैसे समझोगे? आय का मुझे नहीं पता आय कितनी थी, एक्स आय थी, 10% दे दिया, बचा कितना 90%, इधर 20% दे दिया, कितना बचा 80%। अब उसके पास फाइनल कितना बचा है 7200। अरे बचा बराबर बचा, ये क्या है, ये बचत है, ये क्या है बचत है, और ये भी क्या है बचत। मैंने आपको बताया था ना, हर एक सवाल में कांस्टेंट नंबर देखते हैं, कांस्टेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। कांस्टेंट 7200 ये देखा, ये बचत है। अच्छा कांस्टेंट नंबर देखा, इस पूरे सवाल में मुझे बताओ कांस्टेंट क्या आपको दिख रहा है? इस पूरे सवाल में कांस्टेंट दिख रहा है आपको 7200। इस 7200 ने हमें ये बताया कि हमें ऐसी कैलकुलेशन करनी है। आपके दिमाग में कैसे आएगा कि हमारा स्टेप क्या होगा? आपका पेन ना रुके, कलम ना रुके, इसके लिए आपको कांस्टेंट नंबर को देखना और उससे पूछना है अबे तुम हो क्या? अच्छा तुम बचत हो, तुम सेविंग हो। अच्छा 7200 तुम सेविंग हो, ओहो, यानी अब हमें सेविंग बटोरनी है। तो सेविंग यहां से ली, 10% खर्च कर देता 90 बचाता है, 20% खर्च कर देता है 80 बचाता है। अब ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 का भाग लगेगा, परसेंटेज का साइन हटेगा 100 का भाग लगेगा, परसेंटेज का साइन हटेगा 100 का भाग लगेगा। तो अब आप देखो ये खत्म, ये खत्म, 2 जीरो बनेंगे, 9 अट्ठे 72 से 72 खत्म। ये जो 2 जीरो बचे हैं ना, ये जो 2 जीरो बचे हैं ना, वही तो 2 जीरो, वही तो 2 जीरो उधर बढ़ जाएंगे, 2 तो हैं, 2 और बढ़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 10,000। देखिए तो जब आप सीख जाएंगे, जब इस चीज को समझ जाएंगे तो सीधे बोलेंगे 9 अट्ठे 72 बराबर 72, 10,000 आंसर है। दिक्कत कहां तक आती है, टाइम कब लगता है? जब आता नहीं है। जैसे आ जाता है, समझ जाते हैं तो सीधे टिक करते हैं। आप देखिए कैसे सीधे टिक हो रहा था, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ज्योमेट्री का सवाल है, आप कैसे इन सवालों को करते हैं। आस्था ने कार्डबोर्ड से त्रिभुज काटा और उसने अंगुली पर क्षैतिज रूप से त्रिभुज को संतुलित करने का प्रयास किया। ऐसे बैलेंस नहीं, अंगुली पर रखते हैं लोग, सर पे मटकियां रखते हैं, मटका रखते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 मटका रख देते हैं, फिर डांस भी करते हैं और बड़ा मतलब अपना बैलेंस भी बना लेते हैं, मटके का भी बैलेंस बना लेते हैं, रस्सियों पर चलते हैं, आपने देखा होगा मटका रख के बैलेंस। कैसे बैलेंस बनाते हैं? इन सब का काम एक ही होता है, बैलेंसिंग आ जाए। पूरी बॉडी का बैलेंस जो केंद्र होता है वो सेंट्रॉइड होता है। सॉरी, पूरे ध्यान रखना, हर व्यक्ति के अंदर भी होता है ना, भी आप समझ रहे हो, सेंट्रॉइड, जहां पर उस पूरी बॉडी का वेट संचित होता है, मतलब केंद्रित होता है। तो केंद्रित में केंद्रित होता है, सेंट्रॉइड में। तो पूछा है किस बिंदु पर किसी प्रकार के त्रिभुज का संतुलन बना हो पाएगी? तो त्रिभुज का त्रिभुज हो या कोई भी फिगर हो, उसका जो भार होता है, जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है, वो सेंट्रॉइड होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो आज आपने देखा कि किस तरह से हमने सवाल बनाए और यहां से सवाल आपके खत्म भी हो रहे हैं। अभी एक और है, इसको भी देखो। किसी राशि का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में संचित राशि इतनी है तो मूलधन ज्ञात करो। अब 10% दर दे रखी है, 10% क्या दे रखी है? दर दे रखी है, बताओ मुझे। 10% दर दे रखी है और समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 21%। कैसे जाना 21%? आप सीधे सीधे एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। कल की क्लास में, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया ये वाला। यहां पे 10 रख दो, x और y दोनों की जगह आपको क्या रख देना है? 10 रख देना है। जब आप यहां रखोगे तो 10 + 10 + 1 कितना आ जाएगा? 21%। ये 21% क्या है? ये 21% आया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये जो आपको कांस्टेंट नंबर दे रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट। तो यदि 100% प्रिंसिपल हम लेट करके चलें, इतना ब्याज मिला है, तो अमाउंट कितना हो गया? 121%। 121% की वैल्यू कितनी है आप जानेंगे? 2420। ये 2 बार जा रहा है पूरा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000, यानी कि बी इज द राइट आंसर, 2000। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा? अबे बहुत सिंपल सा है, तो बच्चों वाला सवाल आ गया। 1 घंटे का 1 सप्ताह, वैसे एक दिन में कितने घंटे होते हैं?
24 घंटे होते हैं, 7 दिन में एक सप्ताह होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 24 सत्ते होता है 168। सबसे पहले तो 3 जीरो 4 डिजिट पे टोटल आएगा, 4 डिजिट एक ही है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक ही ऑप्शन है, कुछ नहीं करना। 16 पंचे 80, 5 आएगा, 6 का तो कोई नामो निशान नहीं है। अब हमें पॉइंट देख लेना, पॉइंट 4 डिजिट पे आएंगे, पॉइंट 4 डिजिट पे आएंगे, ठीक है, 2 4, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा बस। तो आज आपने देखा कि श्रृंखला में कैसा लगा, मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में। और अभी श्रृंखला ये जारी रहेगी, और यदि आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहता है तो आगे भी हम लोग वीडियोस पूरी शिद्दत के साथ ऐसे बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।